अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, खैर वाफ़ियत से होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से 9 से लेकर 12 तक की 2026 में होने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है और गाहे बगाहे रोज़मर्रा आपकी क्लासें दी जा रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10th को देखेंगे, ठीक है ना। तो आज के वीडियो के अंदर, आज के सबक के अंदर हम पढ़ेंगे लुत्फ़ुर रहमान साहब की ज़िंदगी के बारे में। फिर उसके बाद इनका लिखा हुआ मज़मून जो आपके निसाब के अंदर शामिल है, उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र, इसको पढ़ेंगे। समझ रहे ना। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा दरख्वास्त है कि आप वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उन बच्चों तक शेयर कर दें जो पढ़ने के मुश्ताक है, जो पढ़ने के ख्वाहिशमंद है और उनके पास इतने रुपये नहीं है कि वो कोचिंग का फ़ी देकर वो अच्छे से अपनी तैयारी को कर सके। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से जिस नेहज और जिस तरीके से तैयारी कराई जा रही है, अगर बच्चों ने उसको पढ़ लिया, उसको याद कर लिया, तो फिर आने वाले एग्ज़ाम में कोई भी 95 प्लस से उसका नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है। इंशाल्लाह उसका आना है तो आना है, इतना तो तय है। फिर उसके बाद जब ये सारी किताब से मैं फ़ारिग हो जाऊंगा तो मैं बार बार ये चीज़ बताया हूँ कि किताब ये बहुत जल्द ही अब मुकम्मल हो जाएगी। 1 से 2 माह के अंदर अंदर में ये किताबें मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद फिर हम क़वायद वगैरह, फिर उसके बाद जो ज़रूरियात की चीज़ है, किस तरीके से पूछता है, क्या सवालात पूछता है, किस तरह के सवालात बनाए जाते हैं, ये तमाम चीज़ें फिर आप तक पेश किया जाएगा, जिससे क्या हो आपके एक आपको एक क्या कहते हैं रहनुमाई मिल सके, आपको एक अंदाज़ा हो सके कि सवाल इस तरह से एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें इंशाल्लाह की जाएगी। बस आप यकीन रखिए कि आपको यहाँ से निराश करके नहीं भेजा जाएगा, आपको यहाँ से खुश ही करके भेजा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। कहते हैं लुत्फ़ुर रहमान, उनका असल और अदबी दोनों नाम लुत्फ़ुर रहमान है। उनकी पैदाइश छपरा ज़िला के बनियारपुर कस्बा में 1941 ईस्वी में हुई। उनके वालिद का नाम मौलवी अब्दुल गफ़ूर मरहूम था। इनके वालिद साहब का नाम क्या था? मौलवी अब्दुल गफ़ूर मरहूम था। और वालिदा का नाम बीबी आमना था। समझ रहे हैं। उनका आबाई वतन मौज़े रिवंडा ज़िला दरभंगा था और नानियाल बनियारपुर था, जहां आपकी पैदाइश हुई। इब्तिदाई तालीम बनियारपुर में ही हुई। सिन्ने शूर को पहुँचे तो चंद साल रिवंडा में भी रहे। लुत्फ़ुर रहमान बचपन ही से ज़हीन थे, इसलिए आला तालीम हासिल किया और डबल MA और PhD भी किया। यहाँ तक कि MA में गोल्ड मेडल भी हासिल किया। उन्होंने अपनी तदरीसी खिदमात का आगाज़ भागलपुर यूनिवर्सिटी से किया और सदर शोबा उर्दू भागलपुर यूनिवर्सिटी के ओहदा पर पहुंचकर मुलाजमत से सुबुकदोश हो गए। इस तरह से लुत्फ़ुर रहमान साहब की शब व रोज़ गुजरती चली गई। उसके बाद वो बयान करते हैं, लुत्फ़ुर रहमान को सियासत से काफ़ी ख़ासी दिलचस्पी थी। चुनांचा भागलपुर असम्बली हलका से एक बार कानून साज असम्बली के लिए मुंतखब भी हुए और एस्टरिया जनता दल सरकार में बनिया दर्जा के वज़ीर भी हुए। यानी कि वहाँ पे एस्टरिया जनता दल सरकार में ये बनिया दर्जा के वज़ीर बना दिए गए। फिर उसके बाद आपको तालिब इल्मी के ज़माने से ही मज़ामीन नवेसी और शेर व शायरी से फितरी दिलचस्पी थी। तनकीद, अफसाना निगारी और शायरी आपके मखसूस मौज़ूआत रहे हैं। आपकी शायरी के 3 मजमूए शाये हो चुके हैं। ताज़गी बरगनवा यानी कि मजमूए गज़ल है। ताज़गी बरगनवा जो है वो क्या बाबू, ये गज़ल है। बोसैनम ये भी गज़ल है। सनम आशना मजमूए नज़म है। इनके अलावा तनकीद के मौजू पर उनकी मुतादद किताबें मंज़र आम पर आ चुकी है, जिनमें जदीदियत की जमालियात, नक़द निगाह, नसर की शेरियात, रासिख़ अज़ीमाबादी ताबीर व तनकीद और शहर वफ़ा वग़ैरह ख़ास तौर से काबिल ज़िक्र हैं। शेरी तख्लीक़ और दिगर तख्लीक़ी अमल आज भी जारी है। गोया कि 1941 ईस्वी में ये पैदा हुए थे, तो आज भी ये लुत्फ़ुर रहमान साहब ज़िंदा है और शेर व शायरी की दुनिया में आज भी ये अपना क्या कहते हैं, अपना काम जारी किए हुए आज भी अपना फरीज़ा दे रहे हैं। समझ रहे बाबू। चलिए अब इनका लिखा हुआ मज़मून उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र जो है आपके निसाब के अंदर शामिल है, उसको पढ़ लेते हैं।
कहते हैं इस मुसल्लमा हकीकत के बावजूद कि आगा हश्र के बगैर उर्दू ड्रामे की तारीख़ मुकम्मल नहीं हो सकती। यानी कि यूँ कहा कि उर्दू ड्रामा के अंदर अगर आगा हश्र का ज़िक्र नहीं किया जाए तो फिर उर्दू ड्रामे की तारीख़ बिल्कुल भी मुकम्मल नहीं हो सकती। आगा हश्र की फ़नकाराना शख्सियत तज़ाद का शिकार रही है। तज़ाद का मतलब ये होता है बाबू कि कुछ जगहों पे इन्होंने कुछ बोला और कुछ जगहों पे कुछ बोला, यानी इनकी बात सेम नहीं रही, इनकी बात ही के अंदर, इनके सोच के अंदर तज़ाद रहा, यानी कि बातें अलग अलग पाई गई। समझ रहे हैं ना। नक्कादों की एक जमात उनको उर्दू का शेक्सपियर और दूसरी आमियाना और सतही मजाक का तख्लीक कार समझती है। इस तज़ाद आरा का बुनियादी सबब उर्दू तनक़ीद की रिवायती कजबीनी, तंग नज़री और तासुब है। यह एक मारूज़ी सच्चाई है कि आगा हश्र के नक्कादों ने इनके साथ इंसाफ नहीं किया है। एहतशाम हुसैन लिखते हैं, यानी कि आगा हश्र के साथ जो भी नक्काद हजरात थे उन्होंने इंसाफ नहीं किया है। समझ रहे ना। अब क्यों नहीं किया तो खुद यहाँ पर देखें। कहते हैं एहतशाम हुसैन साहब लिखते हैं कि अगर वह सस्ती शोहरत से बचकर ड्रामे लिखते और ज़िंदगी की इनफरादी और समाजी कशमकश की बुनियादों पर अपनी ड्रामा निगारी की इमारत खड़ी करते हैं तो हश्र का नक्श तारीख़ अदब पर और गहरा उभरता है और वह उन नकाइस का शिकार न होते जो पारसी स्टेज ने उन्हें वर्षे में दिया। ठीक है ना, जो पारसी स्टेज ने उन्हें वर्षे में दिया था। तो गोया कि ये कहते हैं ये अपनी ड्रामा निगारी की इमारत खड़ी करते हैं तो हश्र का नक्श तारीख़ अदब पर पुर और गहरा उभरता है। वह उन नकाइस का शिकार न होते जो पारसी स्टेज ने उन्हें वर्षे में दिया था। यानी कौन सा नुक्स था, कौन सी कमी थी जिस कमी के ये शिकार हो गए। यहाँ पर लिखते हैं वक़ार अज़ीम लिखते हैं कि जिस तरह ये कंपनियाँ बेशुमार है इसी तरह ड्रामा लिखने वालों की तादाद भी अनगिनत है। समझ रहे ना। लेकिन इनमें से अक्सर में न सही ज़ौक़ है न सही इल्मी इस्तेदाद है। आज हो भी रहा है ऐसे ही, आप देखें भी नज़र उठाकर कि पढ़ने वालों का हल्का रोज़ बरोज़ बढ़ता चला जा रहा है लेकिन समझने वालों का हल्का धीरे धीरे घटता चला जा रहा है। आज पढ़ने वाले बच्चों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है लेकिन उनमें से कामयाब होने वाले बच्चों की तादाद बहुत ही कम है। इसलिए ड्रामों में उमूमन मजाक आम की तस्कीन की कोशिश की गई है। ये दोनों राय इंतहा पसंदाना है। उसका बुनियादी सबब यह है कि आगा हश्र की फ़नकाराना इनफरादियत का तजज़िया करते हुए इन नक़ादों ने तख्लीक के ज़मानी पस मंज़र और आगा हश्र तक पहुँचने वाली ड्रामा की रवायत को नज़र अंदाज कर दिया। यह एक कायनाती सदाकत है कि हर अदब अपनी असरी हिस्सियत और तहज़ीबी रिवायत का आइनादार होता है। अज़ीम अदब की एक अहम पहचान यह भी है कि वो असरी हिस्सियात व कैफियत की तनक़ीदी आइनादारी के साथ साथ बाज़ ऐसी सदाकतों की भी अक्कासी होता है सदाकतों का भी अक्कासी होता है जो माँ व राय असर होती है। यानी ऐसे अदब में असरियत अबदियत से हम आहंग हो जाती है। ये सच है कि तख्लीक का ज़मानी व मकानी मंजर पस मंज़र संग बुनियाद की हैसियत रखता है। इसलिए किसी भी फ़नी तजर्बे की असरी व अबदी क्या कहा क़दरों का इरफान व शऊर उसकी असरी हिस्सियात और तहज़ीबी इक़दार की बुनियाद पर ही मुमकिन है। संग बुनियाद की अहमियत व हैसियत को नज़र अंदाज करके तनक़ीदी मुताले की दीवार तासुरैया भी गई तो कज ही रहेगी। उर्दू तनक़ीद ने आगा हश्र के मुताले में उसकी कज रवी का सबूत दिया है। यानी उर्दू तनक़ीद ने आगा हश्र के मुताले में, यानी आगा हश्र का जो भी मुताला रहा है उसके अंदर इन्होंने नुक्स निकाला है और कज रवी यानी कि नुक्स का सबूत दिया है। उसके बाद देखे बाबू एक मजमून है ड्रामा के ऊपर, एक ये आगा हश्र के मुतालिक ये बातें कही जा रही है। ठीक है ना। ड्रामा आप देखते हैं जो स्टेज के वगैरह स्टेज पर जो किया जाता है वो सब क्या होते हैं, ड्रामा होते हैं। आगा हश्र की फ़नी इनफरादियत और इम्तियाज़ के तयन के लिए इस हकीकत को नज़र अंदाज करना सेहतमंद तनक़ीदी रवैया नहीं होगा कि आगा हश्र के क़ब्ल तक संस्कृत ड्रामा निगारी की मुस्तहकम रिवायत के बावजूद उर्दू तमसील निगारी फ़नी व फ़िक्री लिहाज से
معتبر و مستحکم نہ تھی، یعنی اردو نے سنسکرت ڈرامہ نگاری کی دیرینہ عظیم الشان روایتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا، حالانکہ سنسکرت سے فارسی اور اردو میں جمالیاتی روایت کی درآمد بہت پہلے ہو چکی تھی۔ یعنی کیا کہا، سنسکرت سے فارسی اور اردو میں جمالیاتی روایت کی درآمد، یعنی کہ سنسکرت سے پھر اس کو ٹرانسفر اس کے اندر جو کیا جا رہا تھا، تو اس کا وجود جو ہے وہ بہت پہلے ہی شروع ہو چکی تھی۔ اس کے بعد کہتے ہیں اس کے باوجود اردو تمثیل داستانی ماحول و معاشرے اور روایات و جمالیات سے زیادہ متاثر رہی۔ لکھنؤ کے شاہی اسٹیج اور عوامی اسٹیج کا غالب رجحان یہی تھا کہ اس وقت کے اردو ڈراموں میں بالعموم پرستان کی فضا اور پریوں اور شہزادوں کی تخیلی اور غیر عرضی کہانیاں پیش کی جاتی تھی۔ یعنی کہ لکھنؤ کے اندر جو شاہی اسٹیج اور عوامی اسٹیج جو کیا جاتا تھا، تو غالب رجحان یہی ہے، مطلب یہ زیادہ یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اسٹیج کے اوپر پریوں کی کہانی اور شہزادوں کی من گھڑت کہانیاں کیا کی جاتی تھی، بیان کی جاتی تھی۔ مکالموں میں پرتکلف مقتضا اور مسجع زبان کا التزام کیا جاتا تھا، یعنی کہ مکالموں کے اندر مقزا اور مسجع سجایا، مطلب یعنی کہ مقزا کے مطلب ہوتا ہے، یہ یوں کہہ لیجئے مقفا، کیا ہے بھائی، مقفا اور مسجع، یعنی کہ اس زمانے میں مکالموں میں پرتکلف مقزا اور مسجع زبان کا التزام کیا جاتا تھا، یعنی کہ وہ چونکہ اس زمانے کے لوگ جو تھے، وہ لکھنؤ کے جو تھے وہ کافی زیادہ عقلمند اور ہوشیار لوگ تھے، تو ان کے درمیان بالکل سنوارا ہوا کلام کیا جاتا تھا اور اسی کو التزام بھی کیا گیا، مطلب اسی کو کیا کہتے ہیں، اسی کے اوپر دوامگی اختیار کی گئی اور اسی طریقے سے ڈرامہ نگاری بھی کیا گیا اسٹیجوں کے اوپر، سمجھ رہے نا۔ مکالموں کے درمیان گیت اور غزل کی کثرت ہوتی تھی۔ ڈرامہ کا بنیادی مقصد عوامی ذوق کی تسکین اور حصول زر تھا۔ ڈرامہ نگاری کی حد تک تفنن طبع کو حاصل فن سمجھا جاتا تھا، یعنی ظاہر سی بات ہے مکالموں کے درمیان گیت اور غزل کی کثرت ہوتی تھی، گیت اور غزل کی کثرت ہوتی تھی، اور اس کا بنیادی مقصد کیا تھا بھائی صاحب، تو لوگوں کی، عواموں کی ذوق کی تسکین، یعنی کہ اس کے سکون دلانا، اور حصول زر یعنی کہ سونا کمانا، سمجھ رہے نا۔ یعنی کہ ظاہر سی بات ہے اسٹیج کے اوپر اگر ڈرامہ کیے جا رہے ہیں تو اس کا یہی ایک ہی مقصد ہو سکتا ہے کہ اسے کیا کیا جائے، پیسے کمایا جائے، سمجھ رہے نا۔ اس کے بعد کہتے ہیں فن کے جمالیاتی تقاضوں کی تکمیل کا بنیادی مقصد بے خبری کا شکار تھا، جیسا کہ فی زمانہ فلموں کا حال ہے۔ بنیادی مقصد سستی فلموں کے ذریعے عوام الناس کی ذوق کی تکمیل اور تجارت اور منافع کا حصول ہے۔ اس مقصد کے لیے ہندوستان کے دیرینہ تہذیبی اور ثقافتی قدروں کو فیشن پرستی، مادیت پسندی اور جدت پسندی کے نام پر قربان کیا جا رہا ہے، جس کی انتہا کسی بھی عام فلم میں دیکھی جا سکتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان فلموں کو حقیقی زندگی سے دور کا بھی رابطہ واسطہ نہیں ہے، مگر حصول زر کے لیے ایسی فلمیں بنے بنائے فارمولوں کے تحت تیزی کے ساتھ ڈھل رہی ہے۔ آغا حشر کے زمانے میں بھی ڈرامہ کمپنیوں کا مقصد حصول زر اور تجارت تھا، یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آج اسٹیج کے اوپر ڈرامہ کیا جا رہا ہے یا فلم وغیرہ بنایا جائے تو اس کا مقصد ہی یہی رہتا ہے کہ پیسے کمائے جائے، سمجھ رہے نا، بس اس کے علاوہ دوسرا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے۔ آگے کہتے ہیں آغا حشر کی ڈرامہ نگاری کا آغاز 1901 عیسوی میں ہوا۔ ان کے بہت قبل سر سید کی علی گڑھ تحریک پوری طاقت و توانائی کے ساتھ سامنے آ چکی تھی۔ حالی شبلی محسن الملک وقار الملک کی کوششوں کی بنا پر ایک نئے سماج اور معاشرے کی تشکیل کی کوششوں کو مقبولیت حاصل ہو رہی تھی اور نئی تعلیم کی تحریک برگ و بار لا رہی تھی۔ ادب میں بھی انقلاب آ چکا تھا۔ علی گڑھ تحریک کے زیر اثر ادب کا سماجی اور معاشرتی رشتہ و تعلق سامنے آ چکا تھا۔ ادب کے سماجی کردار کا احساس عام ہو رہا تھا۔ ایسی تخلیقات سامنے آ رہی تھی جو سماج اور معاشرے کی نئی روایتوں کی تشکیل کی تعمیر کر رہی تھی، یعنی جدید ادب و شاعری کی بوتیقہ زیر تحریر تھی، لیکن اردو ڈرامہ نگاری اپنی پرانی ڈگر پر سفر طے
करती रही। समझ रहे ना क्या कहा? उर्दू ड्रामा निगारी अपनी पुरानी डगर पर सफ़र तय करती रही, लेकिन जब ये ड्रामा निगारी जब शुरुआत हुआ तो फिर बाद में नई नई अदब क्या कहते हैं जदीद अदब व शायरी की बोतिका ज़ेरी तहरीर भी थी। यानी कि इसके ऊपर क्या कहते हैं जदीद अदब व शायरी की कहते हैं फ़हरिस्त बहुत सारी तहरीरें दिखने को मिली, लेकिन उर्दू ड्रामा निगारी उस ज़माने के अंदर भी अपनी पुरानी डगर पर सफ़र तय कर रही थी, यानी पुरानी डगर पे थी। आगे कहते हैं ये दुरुस्त है कि आगा हश्र के क़ब्ल तालिब बनारसी, बेताब दहलवी और अहसन लखनवी ने ड्रामों में तब्दीलियाँ की थी, लेकिन ये तब्दीलियाँ भी अवामी पसंद और नापसंद को मलहूज़ रख कर की गई थी। आगा हश्र भी अपने इब्तिदाई दौर में अपने पेश रों की रिवायत से गहरे तौर पर मुतासिर रहे, और सच तो ये है कि ये दौर उनकी मशक़ व मुमारसत का दौर था। वो नाटक और स्टेज की दुनिया में नवारिद थे, मगर जल्द ही उनकी रियाजत और मशक़ व मुमारसत ने उन्हें मुनफरिद तख्लीक़ी शेर क्या कहते हैं तख्लीक़ी शऊर का हामिल बना दिया। चुनांचे उन्होंने बनी बनाई डगर से इन्हिराफ किया। समझ रहे ना, बनी बनाई डगर से उन्होंने इन्हिराफ किया। समझ रहे हैं। बहरहाल ये कहते हैं कि ये मशक़ व मुमारसत की वजह से शुरू में तो ये बहुत क्या कहते हैं ये बहुत कमज़ोर थे, इनको कुछ भी समझ में नहीं आता था आगा हश्र को, ठीक है ना। लेकिन जब मशक़ व मुमारसत ये जब शुरू किए, जब मशक़ ये शुरू किए, तो ये मशक़ की बिना पर मशक़ की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गए। आगा हश्र पहले ड्रामा निगार हैं जिन्होंने सबसे पहले असरी ज़िंदगी की हकीकतों को मौज़ू फ़न की हैसियत से अपने ड्रामों में समाजी और मुआशरती मसाइल को जगह दी। जदीद उर्दू अदब व शायरी में जो अव्वलियत हुसैन आज़ादी और शिबली को है, वही अव्वलियत उर्दू ड्रामा निगारी में आगा हश्र को है। क्या कहा? उर्दू अदब व शायरी के अंदर जो अव्वलियत हुसैन आज़ादी और शिबली को है, वही अव्वलियत उर्दू ड्रामा निगारी के अंदर आगा हश्र को भी दी गई है, और आगा हश्र को ये अव्वलियत हासिल है। ये एक तारीख़ी हकीकत है कि उर्दू में जदीद निगारी आगा हश्र से शुरू हुई। क्या हुई? उर्दू के अंदर जदीद निगार क्या कहते हैं उर्दू के अंदर जदीद ड्रामा निगारी जो है वो आगा हश्र से ही शुरू हुआ। उससे पहले इसका वजूद उर्दू के अंदर नहीं था, आगा हश्र से पहले नहीं था। आगा हश्र का दूसरा इम्तियाज़ ये है कि उन्होंने मक़ज़ा और मसजा उसलूब और इबारत आराई की जगह अवामी गुफ्तगू और लबो लहजा को आम करने की रवायत की है। कि ना होता खूब समारा हुआ, खूब भारी भारी अल्फाज लोगों के दरमियान रखा जाए तो वो तो लोगों को बातें समझ में आएगी ही नहीं। तो इन्होंने ये किया कि वो बात ऐसे ऐसा अल्फाज इस्तेमाल किए अपने ड्रामे के अंदर जो लोगों को समझ में आ सके। समझ रहे ना, यानी ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया जो लोगों के जहन से बिल्कुल क्या ऊपर चलती चली जाए। समझ गए बात को। ड्रामे की ज़बान को उर्दू नसर की इर्तिकाई तहरीक व तारीख से हम आहंग करके उर्दू ड्रामा निगारी के उसलूब में एक इनकलाब पैदा किया। गज़लों और गीतों के हद से ज़्यादा इस्तेमाल में एतदाल तवाज़ुन पैदा किया। उर्दू ड्रामे की ज़बान को असरी नसरी उसलूब से हम आहंग करने की कोशिश की। आगा हश्र का यह इक़दाम अपने से कबल ड्रामा निगारी की रिवायत से बगावत के मुतरादिफ था। क्या था? यानी कि जो भी ये अपना कदम उठाए थे उर्दू के अंदर, जो ड्रामा निगारी करते थे ना, तो ये उनके ज़माने से पहले की जो रिवायत थी उनसे क्या था, ये बगावत था। मतलब ये कह लीजिए कि इन्होंने अपना एक तरीका इख्तियार किया, अपना तर्ज इख्तियार किया। माक़बल में जो तरीके और जो क्या कहते हैं रिवायतें जो थी माक़बल की, उससे बिल्कुल इन्होंने इन्हिराफ किया, और तो इसी वजह से कहा बगावत के मुतरादिफ था, उससे बागी हो गया इनकी अलग सोच और इनकी अलग अंदाज की वजह से। और आगा हश्र के ड्रामों में असीर हिर्स, शहीद नाज, आरा आस्तीन, सैयद हौस, ख्वाब हस्ती, खूबसूरत बला, यहूदी की लड़की, रुस्तम सोहराब, सलोर किंग वगैरह से उनके मुनफरिद उसलूब और नसरी रिवायत का बखूबी अंदाज़ा मुमकिन है। ख़ास तौर पर सलोर किंग और रुस्तम सोहराब में आगा हश्र की मज़कूरा बाला
خصوصیتیں زیادہ روشن ہیں۔ ان ڈراموں میں عصری زندگی کا آغاز، آثار و کوائف کی بھرپور آئینہ داری ہوتی ہے۔ زبان و اسلوب میں بھی جدت و نظرت موجود ہے۔ آغا حشر اردو ڈرامہ نگاری کی تاریخ میں صف اول کے فنکار ہے۔ کیا کہا بابو؟ یہ جتنا بھی آپ کا نام ذکر کیا ہے، یہ آغا حشر کی مذکورہ بالا خصوصیتیں زیادہ روشن ہے۔ مطلب یہ کہ یہ جو بھی یہ اوپر میں جو ذکر کیا ان کا لکھا ہوا ڈرامہ ہے، اور باقی ڈراموں سے یہ جو ڈرامہ ہے وہ کیا ہے، وہ کافی زیادہ مشہور و معروف ہے۔ سمجھ رہے نا؟ آگے کہتے ہیں کہ تاریخ میں صف اول کے فنکار ہے، یعنی اردو ڈرامہ کی تاریخ جو ہے اس کے اندر ان کا نام جو ہوتا ہے وہ صف اول ہے، ان کو پہلے نمبر پر نام لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اسٹیج ڈراموں کا فن تقریباً پس پشت پڑ گیا اور ادبی ڈراموں کا آغاز ہوا۔ پھر فلم کی ایجاد و مقبولیت نے اردو ڈرامہ نگاری کی روایت پر بے حد منفی اثرات ڈالے، لیکن عصر حاضر میں بعض اہم ڈرامہ نگار سامنے آئے ہیں۔ اسٹیج ڈرامہ نگاری کی روایت کو مقبول عام بنانے اور استحکام بخشنے والوں میں آغا حشر صف اول کے فنکار ہیں۔ اردو ڈرامہ کو موضوع، فن اور اسلوب کی سطح پر انہوں نے ترفع سے ہمکنار کیا اور عصری زندگی اور معاشرتی تقاضوں اور عوامی شعور کی بیداری اور آزادی و انقلاب کی تحریک کو فعال اور دو آشتہ بنانے میں لازوال حصہ لیا۔ وہ اردو ڈرامے کے شیکسپیئر ہیں کہ نہیں اسے قطع نظر پریم چند اور اقبال سے کسی بھی طرح ان کا تخلیقی مرتبہ کم نہیں ہے۔ گویا کہ یوں کہہ لیجئے کہ انہوں نے کیا کہتے ہیں، آغا حشر صاحب جو تھے وہ ڈرامہ نگاری کو اتنا زیادہ مقبول بنائے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ سمجھ رہے نا؟ تو اسی کو کہا کہ روایت کو مقبول عام بنانے اور استحکام بخشنے میں آغا حشر کے صف اول کے فنکار ہے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ ڈرامہ کو اتنا عام کر دیا جائے، ڈرامہ نگاری کو اتنا عام کر دیا جائے کہ ہر چھوٹے سے چھوٹے لوگ بھی اس کو کیا کر سکیں، سمجھ سکیں۔ سمجھ رہے نا؟ اور اس کے اندر انقلابی اور تحریک کی بھی باتیں لکھی، جس سے لوگوں کے اندر ایک انقلاب برپا ہو اور پھر کیا ہو، ایک نئی تحریک چھڑ سکے۔ سمجھ رہے نا؟ اور ایسی تحریک انہوں نے چھیڑی جس کو کبھی زوال نہیں ہو سکتا، جو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ سمجھ رہے بابو؟ تو یہ رہا آپ کے درمیان لطف الرحمن صاحب کی زندگی کے متعلق مختصر سا معلومات، اور پھر ان کا لکھا ہوا مضمون جو آپ کے نصاب کے اندر شامل ہے، اردو ڈرامہ نگاری اور آغا حشر۔ یہ آپ نے اس کو پڑھا، امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو چلیے اجازت دیجیے، پھر ملیں گے اگلے والے سبق میں، اسی پر اختتام کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔